स्टूडेंट्स, रैपिड रिवीजन कोर्स में आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नीट एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्मल प्रकार की होती है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के एक और तंत्र जिसे हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र के साथ में समन्वित रूप से कार्य करता है और हमारे शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र में समन्वय पाया जाता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। समन्वय और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जब 2 अंग या 2 से अधिक अंग साथ साथ मिलके कार्य करते हैं तो उसे हम कहते हैं समन्वय। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तंत्रिका तंत्र, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल प्रकार की है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्मल प्रकार की है। तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के साथ में मिलकर हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन करता है और साथ ही साथ यहाँ पर जब 2 अंग साथ में मिलके कार्य करते हैं तो इसे समन्वय कहा जाता है। जब हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो ये तंत्रिका तंत्र त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। मतलब बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं होती हैं और तंत्रिका जाल होता है जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेगों का संचरण करता है। तो यहाँ पर सूचनाओं का प्रवाह बिंदु दर बिंदु होता है। लेकिन अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो ये हार्मोन को स्रावित करते हैं और ये फैले हुए होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि तंत्रिका तंत्र बिंदु दर बिंदु कार्य करता है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र जो कि रासायनिक हार्मोन का स्रवण करता है और ये फैलाव का कार्य करता है। आगे बात करेंगे तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इन्हें मिलाकर कहा जाता है समन्वय तंत्र। तंत्रिका तंत्र का कार्य है आवेगों को लक्ष्य अंग तक पहुंचाना। तो तंत्रिका तंत्र संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उन संवेदनाओं को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ अंतःस्रावी तंत्र यहाँ पर हार्मोन स्रावित करता है और ये हार्मोन्स लक्ष्य अंग तक जाते हैं। तंत्रिका तंत्र बिंदु दर बिंदु कार्य करता है और यह द्रुतगामी सेवा है और ये त्वरित समन्वय है और ये अल्पकालिक है। उसी तरह से अंतःस्रावी की बात करें तो ये फैला हुआ है, विस्तारित है और यह तंत्रिका तंत्र की तुलना में थोड़ा धीमा है। तो ये धीमा है, वो त्वरित है। ये धीमी अनुक्रिया है और ये दीर्घकालिक होती है। ये अल्पकालिक है लेकिन ये दीर्घकालिक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका हमारे तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका कोशिका। तो शरीर की, जैसे कि हमारे पूरे शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी तरह से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका। तंत्रिका का गठन सबसे पहले हाइड्रा में देखा गया, क्योंकि पोरीफेरा के अंदर तंत्रिका तंत्र की शुरुआत नहीं हुई थी। हालांकि हम शुरुआत करते हैं एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से, लेकिन पोरीफेरा में किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिका कोशिकाएं नहीं बनी हैं। तो इसकी शुरुआत होती है सीलेंट्रेटा से। इसके बाद कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। जब हम आर्थ्रोपोडा में आते हैं तो आर्थ्रोपोडा में कीट, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रुप है, कीटों का ग्रुप, कीटों का समूह, उसमें विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है और व्यवस्थित होता है। इनके पास में मस्तिष्क में अनेक गुच्छिकाएं एवं तंत्रिकीय ऊतक होते हैं। कशेरुक प्राणियों में सबसे अधिक प्रकार का तंत्रिका तंत्र, विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही आता है, लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए
कि पोरीफेरा में तो नहीं है कुछ भी, लेकिन सिलेंट्रेटा से शुरुआत हुई है। और कीटों में ये विकसित प्रकार का है। जब हम अकशेरुकियों की बात करते हैं तो अकशेरुकियों में आर्थ्रोपोडा में कीट वर्ग, जो कीटों का समूह है, वहां पर विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र है। अब तंत्रिका तंत्र में भी एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर के बिल्कुल केंद्र में है, एक ये मस्तिष्क, और मस्तिष्क से के बाद में हमारे सेंटर में होता है पीछे की तरफ, हमारी गर्दन से लेकर हमारी यहाँ पर बिल्कुल जो हमारा यहाँ पे होता है लास्ट पॉइंट, वहां तक आपका मेरुरज्जु उपस्थित होता है। तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, तो ये हमारा शरीर है। इस प्रकार से आप देखिए ये हमारा शरीर है, और हमारे शरीर में ये आपके हेड, जो पूरा मस्तिष्क है, और बिल्कुल ये सेंटर वाला पार्ट है, तो इसलिए इसको कहा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर आता है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। इसका कार्य होता है सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण, सूचनाओं को इकट्ठा करना एवं नियंत्रण करना, और जो सूचनाएं मिली हैं उनके प्रति कैसा रिस्पॉन्स करना है, उसको कंट्रोल करने का कार्य सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तंत्रिकाएं निकलकर जब परिधीय हिस्से में चली जाती, जैसे कि मान लीजिए यहां से निकली और मेरे हाथों में चली गई, ठीक है, यहाँ पर मस्तिष्क की तंत्रिकाएं निकलकर कान में चली गई, तो जब हमारे परिधीय भागों में चली जाती हैं तंत्रिकाएं, तो उस तंत्र को कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें आती है कपालीय तंत्रिका तंत्र एवं मेरु तंत्रिकाएं, दो प्रकार की होती है जो आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स होती हैं और एक होती है स्पाइनल नर्व्स, जो हमारे मेरुरज्जु से निकलेंगी तो उसे हम कहेंगे मेरु तंत्रिकाएं। और देखिए यहाँ पे डायग्राम से, यहाँ से निकल के परिधि पे चली गई तो ये क्रेनियल नर्व्स है, यहाँ से निकल के परिधि पे चली गई, हाथों में चली गई, पैरों में चली गई, शरीर के अलग अलग अंगों में चली गई है, तो उसे हम कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। और यहाँ पर ये अभिवाही एवं अपवाही प्रकार की होती है। अभिवाही अपवाही प्रकार की होती है। अभिवाही अपवाही से मतलब है कि परिधि से केंद्र की तरफ और केंद्र से परिधि की तरफ जब संवेदनाएं जाती हैं तो उन्हें अभिवाही अपवाही कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कायिक तंत्रिका तंत्र की। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके दो भाग हैं, एक है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र जहां पे आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कंकालीय पेशियों में भेजा जाता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो हमारा सेंटर वाला सिस्टम है, तो सेंटर वाले सिस्टम से आवेगों को परिधीय भागों में लेके जाएंगे, ठीक है, सेंटर से परिधीय भागों में लेके जाएंगे। तो ये काम होता है हमारे कायिक तंत्रिका तंत्र का। और फिर दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र संवेदनाएं या आवेग हमारे शरीर के अनैच्छिक भागों में, जहां पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, तो वहां पर संवेदनाओं को लेके जाता है। कायिक तंत्रिका तंत्र वहां पे संवेदनाएं लेके जाता है जहां पे हमारा नियंत्रण है, हमारे शरीर के कायिक भागों में, ऐच्छिक भागों में। लेकिन जहां पे हमारा नियंत्रण नहीं है वहां पर ये लेके जाता है, और ये दो प्रकार का होता है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो इसके दो प्रकार हैं, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक हमको पता है कि जब हमारे शरीर की क्रियाएं बहुत फास्ट हो जाती हैं, मुंह सूखने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र में होती है जब ये एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक जब रिलैक्स कंडीशन होती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर इसके दो भाग हैं और ये भी दो प्रकार का है, अपवाही एवं अभिवाही। केंद्र से परिधि की तरफ और परिधि से केंद्र की तरफ संवेदनाएं जाती हैं, तो यहाँ पर अभिवाही एवं अपवाही प्रकार का, दोनों प्रकार का यहाँ पर संवेदनाएं होती हैं, अपवाही एवं अभिवाही। अब तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति की बात करें तो ये एक्टोडर्मल प्रकार की हैं और तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। तो हमें पता है कि तंत्रिका मिलकर तंत्रिका
ऊतक का निर्माण करती हैं। और ये जो तंत्रिका ऊतक है, इसमें तंत्रिका कोशिका तो होती है, जो मुख्य कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, लेकिन उसके साथ साथ न्यूरोग्लायल सेल्स भी होती हैं। तो तंत्रिका ऊतक में जो मुख्य कोशिका है वो तो है तंत्रिका कोशिका, इनके साथ साथ न्यूरोग्लायल सेल्स भी होती हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स इनको सपोर्ट करने का काम करती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका जो कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, और यह संवेदनशीलता, संवहन, उत्तेजनशीलता से संबंधित है। यह मुख्य रूप से उद्दीपन को ग्रहण करने का एवं उद्दीपन के प्रति रेस्पॉन्स, या फिर जिसे हम कहते हैं कि उद्दीपन के प्रति संवेदना प्रकट करने का कार्य करती हैं। न्यूरॉन के 3 प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है कोशिकीय काय, जिसे हम साइटोन कहते हैं, दूसरा है डेंड्राइट्स और तीसरा है एक्सोन। पहले हम बात करेंगे साइटोन वाले भाग की। ये साइटोन वाला पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस साइटोन, जिस प्रकार से कोशिका होती है तो कोशिका को हम सेल कहते हैं, उसी प्रकार से तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग, जो कि मुख्य भाग जहाँ पे केंद्रक उपस्थित है, वो साइटोन वाला पार्ट है। और ये जो साइटोन वाला पार्ट है, यहाँ पे तंत्रिका तंतुक उपस्थित होते हैं और इसे हम कोशिका काय कहते हैं। यहाँ पे कई सारी निस्सल कणिकाएं पाई जाती हैं। और सेंट्रियोल की बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो सेंट्रियोल होता है वो हमारे जन्म से पहले ही दिखाई देता है, और हमारे जन्म के बाद में ये सेंट्रियोल नहीं दिखाई देता। ये सेंट्रियोल जो है ख़त्म हो जाता है, और इसी वजह से जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, वो विभाजन नहीं करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जितना विभाजन करना होता है, जितनी संख्या तंत्रिका कोशिकाओं की बननी होती है, वो जन्म से पहले ही बन जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि विभाजन के लिए सेंट्रियोल की आवश्यकता होती है, लेकिन जन्म के पश्चात सेंट्रियोल होता ही नहीं है तंत्रिका कोशिकाओं में, तो तंत्रिका कोशिकाएं नई बनती भी नहीं है, दोबारा नई तंत्रिका कोशिकाएं नहीं बनती हैं। तो जन्म से पहले उपस्थित होता है ये, और इसलिए तंत्रिका में विभाजन संभव है जन्म से पहले, लेकिन जन्म के बाद ये हासिल हो जाता है, जिसकी वजह से विभाजन नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इसमें न्यूरोप्लाज्म के केंद्रीय भाग में केंद्रक उपस्थित होता है। जिस प्रकार से कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी प्रकार से तंत्रिका कोशिका के प्लाज्मा को हम कहेंगे न्यूरोप्लाज्म, और इसके सेंटर में होता है केंद्रक। जिस प्रकार से एक सामान्य कोशिका में केंद्रक होता है, इसके पास में भी केंद्रक होता है। इसके पास निस्सल कणिकाएं होती हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक रूप है। तो इसका व्युत्पन्न है और इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। केवल डेंड्रोन और साइटोन में ये पाई जाती है, डेंड्रोन में होगी, साइटोन में होगी, लेकिन इस एक्सोन वाले पार्ट में निस्सल ग्रैन्यूल्स नहीं होती हैं। जो एक्सोन वाला पार्ट होता है वहां पे निस्सल ग्रैन्यूल्स नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन उपापचय व पुनर्निर्माण में ये प्रयुक्त होती है। तो कई बार जब तंत्रिका कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, तो उस डैमेज की रिपेयरिंग में कौन हेल्प करेगा? ये निस्सल ग्रैन्यूल्स हेल्प करेंगी। क्लियर हुआ? तो निस्सल ग्रैन्यूल्स क्या है? ये RER का व्युत्पन्न है। ये निस्सल ग्रैन्यूल साइटोन में उपस्थित है, डेंड्रोन में है, लेकिन एक्सोन में नहीं है, और इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और ये निस्सल ग्रैन्यूल्स रिपेयरिंग में काम करती हैं। उसी के बाद बात करें तंत्रिका तंतु की, जिसे हम यहाँ पे डेंड्रोन्स भी कह रहे हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल एवं माइक्रोफिलामेंट जैसी संरचना जो कोशिकीय कंकाल का कार्य करती हैं, उसे हम तंत्रिका तंतु कहते हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं। डेंड्रोन, साइटोन एवं एक्सोन में ये पाई जाती हैं। यह तंत्रिका आवेग को आंतरिक संचरण में सहायता देने का कार्य करती हैं। तो ये है तंत्रिका तंतु के बारे में। कहाँ पर है? पूरे के पूरे तंत्रिका तंत्र में है, डेंड्रोन में है, साइटोन में है, एक्सोन में है। डेंड्रोन्स, तो डेंड्रोन्स के बारे में देखिए। डेंड्रोन में आप देख रहे हैं जो इसका ब्रांच वाला पार्ट है, जहाँ पे ये शाखित भुजाएं निकल रही है, ये डेंड्रोन है।
और डेंड्रोन ग्राही की तरह कार्य करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण करने का कार्य करता है। ये डेंड्रोन्स हैं। डेंड्रोन्स अतिशाखित संरचना होती है, तंत्रिका, तंतुक एवं निस्सल कणिकाएं उपस्थित होती हैं। तो साइटोन के ऊपर वाला भाग है वही डेंड्रोन है जो कि सूचनाओं को या आवेगों को ग्रहण करने का कार्य करता है। संवहन इसमें अभिवाही प्रकार का होता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है और फिर साइटोन को ले जाके देता है। ठीक है, और फिर साइटोन से ये सूचनाएं एक्सोन की तरफ प्रवाहित होती हैं। आगे बात करेंगे एक्सोन की। तो एक्सोन जहां से शुरू होता है उस वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सोन हिलोक। तो एक्सोन हिलोक जहां पर सारे के सारे यहाँ पर ब्रांच इकट्ठी हो जाती है तंत्रिका तंतुओं की, और एक्सोन की जब शुरुआत होती है तो एक लंबा, सबसे लंबा वाला पार्ट है एक्सोन वाला पार्ट। एक्सोन के ऊपर श्वान कोशिकाओं की परत पाई जाती है और यहाँ पर उपस्थित है ये केंद्रक जो कि श्वान कोशिका का केंद्रक है। इसके एक्सोन के ऊपर पाया जाता है एक्सोलेमा, और एक्सोन में प्लाज्मा भरा होता है जिसे एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो माइलिन शीथ है ये पाई जाती है और यहाँ पर न्यूरिलेमा इसके पास उपस्थित है, और इसके एंड वाले पार्ट को हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया का जो बिल्कुल टिप वाला पार्ट होता है वहाँ पे होती हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स या जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो संश्लेषित होते हैं, वो रखे हुए होते हैं। तो तंत्रिका सबसे लंबा वाला भाग तंत्रिका तंतु कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, अपवाही संचरण करता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ध्यान रखिए, ये अभिवाही संचरण करता है और ये अपवाही संचरण करता है। ये क्रियात्मक विभव का ही उत्पन्न होता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल यहीं पे जनरेट होता है। अभी हम देखेंगे कि क्रियात्मक विभव क्या है और एक्शन पोटेंशियल क्या है। और निस्सल कणिकाएं इसमें अनुपस्थित होती है, इसके दूरस्थ भाग को टीलोडेंड्रोन कहा जाता है। एक्सोन के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है यह फॉस्फोलिपिड स्फिंगोमाइलिन की परत से ढका होता है और इसे ही हम माइलिन शीथ कहते हैं, जिसे माइलिन आवरण या मेडुलरी आवरण कहा जाता है। मेडुलरी आवरण या माइलिन आच्छद का कार्य होता है, ये आवरण की तरह कार्य करता है और आयनों के रिसाव को रोकता है। तंत्रिका या एक्सोन दो प्रकार के होते हैं, एक माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड। जिनके ऊपर माइलिन की शीट पाई जाती है वो माइलिनेटेड है और जिनके ऊपर नहीं पाई जाती वो नॉन माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड ये सीएनएस और पीएनएस दोनों में पाए जाते हैं। माइलिनेटेड में ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं आती हैं और साथ ही साथ पीएनएस में आती हैं श्वान कोशिकाएं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उपस्थित होती हैं श्वान कोशिकाएं जो कि माइलिनेटेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उपस्थित है ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं जो कि माइलिनेटेड है।